हेलो स्टूडेंट्स, ओके। तो आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था और उसमें हमने y की वैल्यू निकाल ली थी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सॉल्व करके इसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आज मैं इसी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और x की वैल्यू इस बार फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यानी हमें y को एलिमिनेट करना है, और y को एलिमिनेट करने के लिए हमें y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। और y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे? इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है यानी कि b2 से। तो अगर हम इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने इस c1 को उस साइड ले गया था, उसके बाद सॉल्व कर रहा था। इस बार डायरेक्टली इसी साइड में सॉल्व कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है b1। तो यानी इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b1 से। तो ये हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब जब हमने इसको b2 से मल्टीप्लाई किया, इसको b1 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हुआ क्या? दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट सेम हो गया। तो अगर हम अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? दो इक्वेशंस हैं, लाइक टर्म्स एक साथ लिखी गई हैं, हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये टर्म क्या बचेगी? a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम बाकी ये दोनों टर्म्स को उस साइड मूव करेंगे। तो ये हो जाएगा a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस c1 b2। अब इन दोनों इक्वेशन से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस c1 b2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x विल बी इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2। तो ये हमारी x, ठीक है। देखो ये हमने लास्ट क्लास में y की वैल्यू निकाल ली थी, इस बार हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो हम अगर जनरल इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करके भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ का बेनिफिट क्या है? नॉर्मली जब हमारे पास दो इक्वेशन होती है, जैसे मान लो हमने इक्वेशन ली थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इन दोनों को अगर हमें सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में पहले हम इनका कोफिशिएंट सेम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज में वैल्यू डालें, मतलब अगर मैं निकाल लूँ फर्स्ट इक्वेशन से देख के a1 की वैल्यू 1 आ रही है, b1 की वैल्यू 1 आ रही है, c1 की वैल्यू माइनस 14। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने जो इक्वेशंस ली थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो c1 की वैल्यू क्या आई? माइनस 14। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आएगी? 1, b2 की वैल्यू माइनस 1 एंड c2 की वैल्यू माइनस 2। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम y की में पुट कर दें तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले का फ़ायदा ये रहता है कि डायरेक्टली आपको बस वो वैल्यू निकालनी है और इन फॉर्मूलाज में डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूले याद करने उतने आसान नहीं होते, फॉर्मूले याद करने भी मुश्किल है। तो इनको याद करना आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेसिकली हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं। बस इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली याद करने की जगह पे हमने एक तरीका निकाल लिया है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका ये कहता है
कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस है। आप पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे b1 फिर b2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे b1 b2 c1 c2 देन a1 a2 और अगेन b1। हमने क्या किया, सिंपल b1 b2 लिखा, c1 c2 लिखा, a1 a2 लिखा, b1 b2 लिखा। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दो टर्म्स आ रही हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो पेयर होता है ये पेयर किसके लिए है, x के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाय दिस। सिमिलरली जो सेकंड पेयर है ये y के लिए होता है, y के लिए क्या आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, ये जो थर्ड वाला पेयर होता है ये 1 के लिए होता है, तो अगर हम 1 के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b2। अब यहाँ पे ये हमारे पास तीन इक्वल टू है, इन तीनों में से अगर हम इस वाले को इससे इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले से इसको इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर हम करते हैं x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस। सिमिलरली जब आप इस y वाले को इसको इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इक्वल हैं, क्या ये और ये सेम है, नहीं है, फर्क है ना, लेकिन दोनों सेम है। फर्क क्यों है, क्यों नहीं है, अगर आप इस वाली टर्म में से न्यूमरेटर में से एक -1 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा -1 ब्रैकेट c1 b2 माइनस c2 b1। अच्छा सेम तो है, ये सेम तो है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये दोनों सेम है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ भी a1 y2 माइनस a2 b1 है। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करने की जगह पर हम इस तरीके से याद करते हैं। ऊपर वाले सेम नहीं है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब सेम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सेम है। ओके, तो अगर ये दोनों सेम हो गई तो हमें अब इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इक्वेशन है, हम पहले ये बनाएंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होगा। तो इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आप लोगों का थर्ड मेथड होता है, जिसमें हम पहले इनके कोफिशिएंट्स को निकालते हैं और इन कोफिशिएंट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वैल्यूज डालकर आंसर निकाल लेते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो और सीधा इस को यूज़ कर लेते हो, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर एक 1 2 भी इधर उधर हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, अगर आप इसको C1 इसको अगर आप मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे C1 इक्वल किया था, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना करें और डायरेक्टली इसको 14 और 4 ले लें, ठीक है, इससे आंसर में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मार्क्स पूरे कटते हैं। ठीक है, आंसर में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा कि अगर मान लो इसमें आंसर आ रहा था 3 और 2, अगर आप ऐसे ले लोगे तो आंसर आएगा -3 और -2, इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मार्क्स आपके पूरे कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते वक्त हमेशा इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो
तो आप लोगों ने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अब तीनों मेथड सीख लिए, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। अब इन तीनों मेथड्स को यूज़ कब कब करना चाहिए? देखो वैसे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी फॉर्मूले को कभी भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि इस कंडीशन में इसी को यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिफाइन हो गया कि आपको ये मेथड यूज़ करना है कोई भी, नॉर्मली होता ये है कि क्वेश्चन में डिफाइंड होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ज़्यादातर यही होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन डिफाइंड नहीं आता। जस्ट इन केस आ गया तो आपको जिस मेथड से कहा गया है उसी मेथड से यूज सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं, सपोज एक इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x - y = 0। जब भी आपके पास दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो, जैसे इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, तो बेटर रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, इस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो वेरिएबल की। यहाँ से डायरेक्टली y की वैल्यू आ जाएगी 3x और ये वैल्यू इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 3x - 5 = 0। ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x + 9x - 5 = 0, 11x = 5, x = 5/11। हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, हमने सेकंड इक्वेशन ली 3x - y = 0। इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे इस -y को साइड ले गए तो हो जाएगा y = 3x, तो y = 3x हो गया। अब इस y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो ये 2x थी + 3 × 3x - 5 = 0, सॉल्व किया, x आ गया। नहीं, पुट सब्स्टिट्यूट किया है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये आंसर आया। तो जब भी आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो तो बेटर होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यही यूज़ करना है, तो बेटर होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आपको फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास क्वेश्चंस में डायरेक्टली जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में ना होकर ABC की फॉर्म में है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में, जैसे ax + by = c, ax - by = d और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती हैं उस कंडीशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज में है। ओके, ऑप्शनल एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, px + qy = p - q, qx - py = p + q, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे p और q भी है, x और y भी है, तो कई बार क्या होता है अगर हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं ना तो एक साथ इतने सारे वेरिएबल होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली कहा जाता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो। जैसे मान लो अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा px + qy - p - q = 0, qx - py - p + q = 0। हमने दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें =0 हो, ठीक है। यहाँ पे =0 नहीं था तो हम इस p - q को इधर ले आए। जब इस p - q को इधर लाएंगे तो ये +p था, इधर आके माइनस आएगा, ये -q था, इधर आके प्लस होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को एक सिंगल टर्म मान रहा हूँ, तो ये पूरी पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो गई, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये -p + q हो जाएगा, वही बात है ना, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब =0 आ गया तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, p, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो वो आ गया p, b1 की वैल्यू q एंड सो ऑन, ठीक है।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, x यहाँ पे लिखते हैं b1 क्या हो जाएगा q, उसके नीचे b2 की वैल्यू माइनस p, उसके बाद c1 की वैल्यू माइनस ऑफ p माइनस q, c2 इसकी वैल्यू माइनस ऑफ p प्लस q, a1 की वैल्यू p, a2 की वैल्यू q, b1 की वैल्यू q, b2 की वैल्यू माइनस q। ये हो गया x y y, ठीक है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x डिवाइडेड बाय q इंटू माइनस ऑफ p प्लस q, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस साइन रख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ये q p से मल्टीप्लाई होगा q इंटू p, ठीक है। ये q से मल्टीप्लाई होगा प्लस q स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस साइन बाहर लगा रखा है तो प्लस रहेगा, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है। इसके बाद ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल p को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा p इंटू पी पी स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये से मल्टीप्लाई होगा q इंटू दिस, माइनस साइन है तो माइनस साइन तो रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, q p से मल्टीप्लाई होगा पहले q इंटू पी, माइनस q से मल्टीप्लाई होगा q स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन फॉर्मूले का, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन है तो वो माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया, ये लिख लेते हैं, इस माइनस के बाद माइनस साइन लगा दिया पहले हमने, p से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर, p q से मल्टीप्लाई होगा प्लस p q, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय p माइनस p से मल्टीप्लाई होगा माइनस p स्क्वायर, माइनस साइन फॉर्मूले का, q से मल्टीप्लाई होगा q स्क्वायर, ठीक है। क्या जो हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई में, x अपॉन दिस, y अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, ये x की टर्म्स होती हैं, ये y की टर्म्स होती हैं, ये 1 की टर्म्स होती हैं, इसीलिए 1 अपॉन, ठीक है। अब हम इस वाली टर्म को इससे इक्वल करते हैं, x डिवाइडेड बाय, देखो इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वाले, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a1 होगा, देखो दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a1 होगा, जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा वो b1 होगा, पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c1 होगी, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1, वो फॉर्मूले का पार्ट है, ये तो हमने फॉर्मूला देखो हुआ ये था कि एलिमिनेशन मेथड से वो फॉर्मूले डिराइव हुए थे, हमने उन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए ये एक प्रोसेस निकाला है, ये कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके निकाला गया, ये बस एक उस फॉर्मूले को याद करने का एक छोटा सा तरीका निकाला गया है, ठीक है, ओके। अब देखो ये माइनस क्यू पी और प्लस पी क्यू कट जाएगा सेम टर्म से, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी कट जाएगा माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू, तो y डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ, तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे x डिवाइडेड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1,
क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएंगे सेम, 1 आया। y डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर है। अगर इन दोनों में से हम -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही बनेगा, तो -1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, मतलब कि y इज इक्वल्स टू, अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है, दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आनी चाहिए, ये जरूरी है। ये पी स्क्वायर की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आई -1। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, हर फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो आंसर में बताऊं कितना फर्क आएगा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो ये आंसर -1 आ जाता, ये +1 आ जाता, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। हाँ, जो आंसर आना चाहिए तो उसका नेगेटिव आ जाएगा, इतना फर्क पड़ता है बस। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, वो आया आपका, जो आंसर आएगा वही लेंगे ना, ठीक है। इसीलिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो वर्ड प्रॉब्लम अभी तक स्टार्ट नहीं की मैंने, वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे ताकि किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो पता चल जाए। अब मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ जिसमें इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती हैं, हमें उन्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कैसी होंगी, देखो अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या होता था कि जो भी हमारा वेरिएबल है x और y वो एक सिंपल फॉर्म में होगा। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन होगी, सपोज 3x + 4y = 5, 5x + 3y = 10, ऐसी इक्वेशंस थी, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो जाए, 1/2x + 1/3x = 1, 1/3y - 1/2y = 2, इस टाइप के इक्वेशन हो तो, क्योंकि ये इक्वेशंस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया ना, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 2 वेरिएबल की तो रहेगी, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। बट आप इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे कि आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 and 1/3x + 1/2y = 13/6, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है नहीं, तो हम इनको रिड्यूस करेंगे, मतलब इनको हम चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को एज्यूम कर लेते हैं एक नया वेरिएबल। जैसे सपोज अगर मैं इन इक्वेशन में 1/x को एक नया वेरिएबल सपोज m मान लूं और 1/y को एक नया वेरिएबल सपोज n मान लूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/x को m मान रहा हूँ, 1/y को n मान रहा हूँ, तो जो पहली इक्वेशन है ये हो जाएगी 1/2 × m, क्योंकि ये 1/2 × 1/x है, तो 1/2 × m प्लस 1/3 × n = 2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 1/3 × m प्लस 1/2 × n = 13/6। अब ये इक्वेशंस हो गई ना, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो डायरेक्टली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होती, बट जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस को भी आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हमने इनको कन्वर्ट तो कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड लगा के इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक
ठीक है, अभी हम निकालते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इस 1/x को ना x मान लेते हैं, कैपिटल X, तो सर हम कैपिटल X मान लेते हैं, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं, क्योंकि x और y वेरिएबल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि राइटिंग सॉल्व करते वक्त कब ये बड़ा वाला x छोटा x बन जाता है पता नहीं चलता, और फिर हमारे दिमाग में रहता है अच्छा ये तो स्मॉल x की वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। ये गलती हो जाती है, इसीलिए अवॉइड करें इसको कैपिटल X और कैपिटल Y लेना, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी नया वेरिएबल ले सकते हो, आप u और v ले सकते हो, p और q ले सकते हो, m और n ले सकते हो, x और y भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ नहीं लेना, ऐसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसको x और y की जगह पे कोई और वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने यहाँ पे m और n से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करें, अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है हम यहाँ पे लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए उसका कोएफिशिएंट सेम करना होगा। अब पहली बात तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि एलसीएम लेके इनको थोड़ा सा एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2n डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। अब ये 6 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12। 5mn, m नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में, ये डायरेक्टली सम नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर लिया, सपोज ये हो गई थर्ड, ये फर्स्ट लाइक टर्म्स, हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंबल होता अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, ठीक है। चलो जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी हम रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। ये 6 से 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब 6 से 2 जाके मल्टीप्लाई होगा ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 13, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में नहीं थी, पहले हम इनको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड में हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं पहले चूज करते हैं। सपोज हमने चूज किया हम n को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो n का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, दोनों को अगर सेम करना है तो दोनों को 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 होता है। अगर इस 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट तो नहीं है, ये इक्वेशन थर्ड है। हाँ आप एक इक्वेशन को किसी भी एक फिक्स नंबर से दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब चेंज आएगा बट वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 12 3 36, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 26, 13 इंटू 2 इज 26, दोनों में n का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमने सेकंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6n कट जाएगा, ये हो जाएगा 9m माइनस 4n 5m इज इक्वल्स टू 36 माइनस 26 10, m की वैल्यू आई क्या, देखो ये तो इक्वेशन सॉल्व करना पता है, ये तो माइनस कट गए, 9m ये सिंबल माइनस पड़ा जाएगा, तो 9m माइनस 4m लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आंसर आएगा 5m, 36 माइनस 26, हाँ साइन चेंज हो रखा है इसीलिए, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 2। अब n की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम इस m की वैल्यू को आइदर इन 3 और इन 4 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं, तो पुट
वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारी 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n इज इक्वल टू, यानी 6 प्लस 2n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू, ठीक है, m की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 3, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि आपको तो x और y निकालना था ना, m और n थोड़ी निकालना था। ओके, लेकिन x किसके इक्वल होगा, अब हम यहां से निकालते हैं। नाउ 1 अपॉन x, इसको हमने m के इक्वल माना था और m की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 1 अपॉन x किसके इक्वल हुआ 2 के। अगर इसको x को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2x, फिर इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली 1 अपॉन y को आपने क्या माना था n के इक्वल, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वेशंस डायरेक्टली अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, आपको उससे पहले रिड्यूस करना होगा, सॉल्व करके फिर आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप रिड्यूस करोगे उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, देखो ये तो आसान क्वेश्चन था, कई बार क्या होता है पहले तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, फिर जो रिजल्ट आता है ना उसमें फिर दोबारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम इसी एक्सरसाइज की इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1 बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। अब ये डायरेक्टली तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है नहीं, पहले तो इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम किसी वैल्यू को एक नया वेरिएबल को अज्यूम करेंगे। अब हम किस वैल्यू को नया वेरिएबल अज्यूम करें जो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है। देखो पहली बात 1 अपॉन एक्स तो यहाँ कहीं है ही नहीं, उसको तो लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज दोनों में कॉमन है 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं सपोज a, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इसको मान लेते हैं। ठीक है, मैंने इस पूरी टर्म को a मान लिया, इस पूरी टर्म को b मान लिया। जब इसको पूरे को a मानेंगे तो जो पहली इक्वेशन है ये बन जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। इस 4 को अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई है, ये जो 3x प्लस वाई है ये पूरी की पूरी 1 के नीचे है, तो मैंने इस पूरी टर्म को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लिया a। ठीक है, सिमिलरली ये 3x माइनस वाई पूरी एक टर्म है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 अपॉन 3x है माइनस 1 अपॉन वाई है, ऐसा नहीं है ना, ये पूरी सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, तो हमने इस पूरी टर्म को एक नया वेरिएबल मान लिया b, ऐसा कर। अब सेम ये चीज 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहाँ भी है ना,
बस फर्क क्या है कि ये 1/2 के साथ है। तो जो सेकंड इक्वेशन है ये जब ट्रांसफॉर्म होगी तो 1/2a होगा ना, 6x+2y। अगर हम 6x+2y मान लें तो हमें एक नया वेरिएबल c लेना पड़ेगा, है ना, लेकिन हमें तो दो ही वेरिएबल रखने हैं ना, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसी टर्म्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ताकि अगर मान लो मैं इस 1/6x + 1/2y 1/6x+2y कर दूं, वो तो एक नया वेरिएबल हो गया, फिर इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगी? तो जो वेरिएबल यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में था वही वेरिएबल्स मुझे सेकंड इक्वेशन में भी यूज करने हैं, तभी इक्वेशन सॉल्व होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/3x + y को a मान लिया, ये हो जाएगा 1/2a। सेकंड पार्ट है ये हो जाएगा 1/2b, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/8। ओके, अब इसको हम एलसीएम लेते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे ये टर्म्स हो जाएंगी a - b/2 इज इक्वल्स टू -1/8, ठीक है। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a - b इज इक्वल्स टू -1/4, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4a - 4b इज इक्वल्स टू -1। अब ये दो इक्वेशन बन गई, 4a + 4b इज इक्वल टू 3, 4a - 4b इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करें? तीन मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी सॉल्व करो आप। चल रहा है, ओके, सॉल्व किया। चलो देखो, हम यूज करते हैं एलिमिनेशन, ये हो जाएगा 4a + 4b इज इक्वल टू 3, 4a - 4b इज इक्वल टू -1। एलिमिनेशन यूज करेंगे। अब हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि b का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1/, बिल्कुल कोफिशिएंट सेम है। एलिमिनेशन में हम पहला स्टेप करते हैं कि कोफिशिएंट सेम करते हैं, यहाँ पे पहले से ही है तो अच्छी बात है, मैं डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम इसी a की वैल्यू को किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हमने क्या किया, 4a + 4b इज इक्वल टू 3 था, 4a - 4b इज इक्वल टू -1 था, ठीक है। सॉरी ये गलत, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्या आएगा 3 - 1 होगा ना 2, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 1/, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब ये a किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो हमारे पास आएगा 1/3x + y इज इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x + y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 1/3x - y, ये किसके इक्वल था, b के इक्वल था, b किसके इक्वल है 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दोबारा से बन गए, मतलब एक बार तो हमारे पास लीनियर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किया, फिर जब सॉल्व किया तो दोबारा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो अब दोबारा से यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब देखो कई बार होता है कि अगर हमने यहाँ एलिमिनेशन यूज किया है तो क्या यहाँ भी एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है,
अगर आप यहाँ एलिमिनेशन यूज कर रहे हो तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसा आपको कन्वीनियंट लगे हम वैसा करते हैं। अब क्योंकि इक्वेशंस देख के हमें दिख रहा है कि एलिमिनेशन लगाना ज्यादा आसान है, क्योंकि एलिमिनेशन लगाएंगे तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दो, y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब इस x की वैल्यू 1 को या तो इस इक्वेशन में डालेंगे या इस इक्वेशन में